हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत में कृषि के बारे में, यानी भारतीय कृषि से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल और फैक्ट सब बताऊंगा। तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ इंडिया में एग्रीकल्चर का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसके बारे में। भारतीय आर्थिक विकास के बावजूद देश की कुल श्रम शक्ति, यानी देश में जितनी भी कुल श्रम शक्ति है उसका लगभग 52 से 54% भाग अभी भी रोजगार के लिए कृषि पर डिपेंड है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आखिर भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में जितनी भी श्रम शक्ति हैं उसका लगभग 52% भाग अभी भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा देश के औद्योगिक विकास में भी कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय कॉफ़ी, खाद्य तेल आदि उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही होती है। ये आपको याद रखना है। यानी जितने भी छोटे बड़े निर्यातिक प्रोडक्ट होते हैं उनका सबसे पहला जो प्रोडक्शन होता है वो कृषि के फील्ड से ही होता है। यानी कच्चे माल का जो उत्पादन होता है वो कृषि के क्षेत्र से ही होता है। देश की कुल निर्यात में भी कृषि की भागीदारी 10% से अधिक है। ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चाय, तंबाकू, गरम मसाले इत्यादि कई कृषि उत्पादों का भारत, आपको याद रखना है, एक प्रमुख निर्यातक देश है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? चाय, तंबाकू, गरम मसाले, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनका भारत प्रमुख निर्यातक देश है। ये प्रत्यक्ष रूप से देश में बैंकिंग क्षेत्र, इसके अलावा कई उद्योगों के विकास में भी सहायक है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के उपरोक्त महत्व के कारण, यानी ऊपर मैंने जो आपको कृषि क्षेत्र के बारे में महत्व बताया, इसके कारण भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? मैंने आपसे बताया, कच्चे माल का जो उत्पादन होता है वो कृषि के क्षेत्र से ही होता है और इसके बाद ही औद्योगिक जो कंपनियां होती हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाती हैं। भारत में 15% कृषि जलवायविक प्रदेश पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, कितने? 15% जलवायविक प्रदेश भारत में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में एक धान की जो खेती होती है ये उष्ण कटिबंधीय दशाओं का एक प्रतीक है। धान की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा के आसपास ही धान की खेती की जा सकती है क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास मौसम गर्म रहता है और मानसून अधिक बनने के कारण यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में हो सकती है और धान की खेती के लिए वर्षा अधिक मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि गेहूँ ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये ग्लोब है, ग्लोब के दोनों तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल यानी आपने देखा होगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 20 से 0 डिग्री पर निकलती है इक्वेटर लाइन, ये वाली। तो इन दोनों के आगे का जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा के नॉर्थ पोल की तरफ और मकर रेखा के साउथ पोल की तरफ का जो ये एरिया है इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पे गेहूँ जो है, गेहूँ के लिए ये क्षेत्र बहुत ही अधिक लाभदायक है। धान की पैदावारी 2 चरणों में की जाती है। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले इसको बीज डाला जाता है। उसके बाद जब बीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उस धान की बीज की रोपाई की जाती है। यानी धान की पैदावारी 2 चरणों में की जाती है। आगे देखते हैं। हर पौधा अपने विशिष्ट जलवायु में विकास कर सकता है और यही कारण है कि भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ये हैं? सबसे पहले है खरीफ, रबी और जायद। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारतीय कृषि की प्रकृति के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, यानी नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में हरित क्रांति की सफलता के बावजूद अब भी भारतीय कृषि कई समस्याओं से ग्रसित है। यहाँ भूमि अधिकार के संबंध में अब भी अर्धसामंती व्यवस्था पाई जाती है। काश्तकारों को अभी भूमि संबंधी अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा कृषि साख से जुड़ी कई समस्याएं भी भारत में अब भी उपलब्ध हैं। जैसे छोटे एवं सामंत किसान जो है वो कृषि साख के लिए
परंपरागत रूप से स्थानीय साहूकारों एवं महाजनों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो छोटे किसान होते हैं उनको पूंजीकरण के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और जिनकी वजह से जो स्थानीय साहूकार होते हैं, जो स्थानीय महाजन होते हैं, उनके ऊपर छोटे किसानों को डिपेंड रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में श्रम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा एक किसान के क्षेत्र में जो किसान मजदूर होता है वो दिन की कड़ी धूप में भी बहुत अधिक ज़्यादा मेहनत करता है। इसके बावजूद भी उसकी फाइनेंशियल यानी उसकी आर्थिक जो कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसका मेन रीज़न यही है। इसके अलावा अधिकांश कृषि श्रमिकों की आय काफ़ी कम है। यदि हरित क्रांति के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अब भी कई भागों में परंपरागत कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया था। इसके अलावा भी मैं पर्टिकुलर आपको इसका वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत, यहाँ पे हरित क्रांति की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी हरित क्रांति की जो उत्पत्ति हुई है वो मोस्ट ऑफ देम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान में हुआ है। भारतीय कृषि बाढ़, सूखा, इनकी जैसी जितनी भी प्राकृतिक समस्या होती हैं इनसे ग्रसित भी है। आज भी भारतीय कृषि यानी जो भारत के किसान हैं, जो भारतीय कृषि है, इसके उत्पादन का स्तर बहुत हद तक मानसून पर तय रहता है। यानी ये मानसून पर डिपेंड रहता है, और यही कारण है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं। अब हम जानते हैं कृषि के निर्धारण तत्व के बारे में, यानी फिक्सिंग एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। आपको यह रखना है, ऐसा कौन सा देश, देखिए विश्व में बहुत सारे देश हैं। अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा, आप अपना ग्लोबल मैप उठाइए, वहाँ पे आप देखिए अप्रॉक्स 235 देश यूएन में रजिस्टर्ड हैं वर्तमान टाइम में। ये आपको रखने हैं। लेकिन इनके अलावा किसी भी देश में जो कृषि का आय है या फिर जो कृषि का जो कार्य है वो कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इनमें हम प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक जो विशेषता होती है वो फसल प्रारूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान, जूट जैसी फसलों की खेती होती है। यानी मैंने आपसे पहले बताया जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे धान की उपलब्धता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जूट जैसी फसलों का उत्पादन भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हो सकता है। वहीं अपेक्षाकृत उसके एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, इन जैसे मोटे अनाजों की खेती होती है। और इनके क्षेत्र में आपको राजस्थान और गुजरात, दो राज्य के बारे में याद रखना है। इनके अलावा मिट्टी के प्रकार, तापमान, आर्द्रता इत्यादि का प्रभाव भी फसल प्रारूप पर पड़ता है। भूधारण ये प्रणाली जैसे ऐतिहासिक कारकों का प्रभाव भी कृषि में निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सी? भूधारण प्रणाली, आपको ये भी याद रखना है। फसलों के ढांचे को निर्धारित करने में किसानों की आय, कृषि सहायक वस्तुओं की कीमत आदि भी भूमिका होती है। इसके अलावा जो परंपरा रीति रिवाज हैं ये भी कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं भूमि सुधार के बारे में, यानी लैंड रिफॉर्म के बारे में। अब ये क्या होता है? तो भारत में परंपरागत भूधारण व्यवस्था एक और जहां संवैधानिक रूप से सामाजिक न्याय के विपरीत की, वहीं दूसरी ओर कृषि के विकास में भी बाधक थी। कौन सी? भारत में बात कर रहा है भूधारण व्यवस्था की, जहां ये संवैधानिक रूप से सामाजिक न्याय के विपरीत थी, वहीं दूसरी ओर बात कर रहे हैं कृषि के विकास की, इसमें भी ये भूधारण व्यवस्था काफ़ी बाधक रही है। भूमि सुधार के अंतर्गत बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, जोतों के आकार में सुधार के लिए चकबंदी, भूधारिता की सीमा निर्धारित करने के लिए हटबंदी जैसे उपाय भी भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा जो परंपरागत रूप से ब्रिटिश काल से चली आ रही जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा हैं उनको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में आपको वीडियो मिल चुकी है। आप हिस्ट्री का जो हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो है आप वहाँ पे जाके जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में आप वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, ये भूमि का जो कर लगता था, आपको ये रखना है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी और 1790 यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और ज़मींदारी की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके अलावा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के बारे में। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत 1950 में उत्तर प्रदेश से हुई थी, लेकिन
20 सालों बाद यानी 1970 तक आते आते देश के सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया। अब हम बात करते हैं भारत की कुछ कृषि समस्याएं के बारे में, यानी भारत में कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं ग्रामीण शहरी विभाजन के बारे में। सबसे पहले समस्या में बात करेंगे ग्रामीण शहरी विभाजन में। तो भारत में अधिकांश खेती देश के ग्रामीण हिस्सों में की जाती है, ये हम सब जानते हैं। शहरी इलाकों में खेती नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन भारत के ग्रामीण और शहरी अंतर के पुल को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो विभिन्नता पाई जाती है उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण मासिक जो प्रति व्यक्ति व्यय है, अगर कुछ हम डाटा उठा के देखें यानी 1993 या 1994 के आसपास और 2004 और 5 के बीच में, यानी लगभग 10 सालों के बीच के अगर आंकड़े को देखा जाए तो 0.8% की एक अप्रत्यक्ष वार्षिक दर से बढ़ी है किसकी, जो ग्रामीण के व्यक्ति किया है उनकी, और ये औसत से बहुत कम है। लेकिन 2004-5 से लेकर के 2011-12 के बीच में इसमें 3.3% की तीव्र गति से वृद्धि हुई है। लेकिन जो आप कहते हैं जो शहरी व्यक्ति होते हैं, जो शहर में रह के वहाँ निवास करके वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे रोजगार का सृजन करते हैं, उनकी आय में वृद्धि दर काफ़ी तेज़ी से देखने को दर्ज की गई है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच का अंतर इस अवधि से थोड़ा सा भी बढ़ गया है। इस प्रकार ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण गरीबी दर गिरने के बावजूद भी खेती के अंतर्गत असमानता केवल ग्रामीण इलाकों में ही पाया जाता है। लोक नीति के द्वारा 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40% किसान अभी भी आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। ये आपको याद रखना है, और ये डाटा भारत में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदगी है, क्योंकि 40% एक अपने आप में बहुत बड़ा 40% का जो इसकी जो रेटिंग होती है, 40% की जो वैल्यू होती है 100 में, वो बहुत ज़्यादा है अपने आप पे। यानी अभी भी भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे रोज़गार का सृजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और इसके अलावा जितने भी किसान जो मजदूर हैं, जो किसान श्रमिक हैं, वो आज भी अपनी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके अलावा ये आंकड़ा पूर्वी भारत में 60% से भी अधिक है, ये भी आपको रखना है। यानी जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उनमें ये जो आंकड़ा है ये 60% से भी अधिक है। 70% से अधिक किसानों का ये मानना है कि शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से काफ़ी बेहतर होता है। ये आपको याद रखना है। कितने फीसद है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने फीसद ऐसे ग्रामीण किसान हैं जिनका मानना ये है कि शहरी का जो शहर के जो व्यक्ति होते हैं, जो शहर में जाके निवास करते हैं, उनका जीवन ग्रामीण जीवन से कितना बेहतर है। ये आपको रखना है। लगभग 70% से भी ज़्यादा किसान को इस बात पे भरोसा है। बात करते हैं कृषि में निवेश के भाव की। तो कृषि क्षेत्र में नए निवेश में कमी आई है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए कई कारण बताए हैं, और कई लोग मानते हैं कि कृषि में अस्थिरता का मूल कारण भूमि असमानता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में कई जगह आपको मैदानी क्षेत्र में अधिक उपजाऊ भूमि देखने को मिलेगी, और कई जगह आपको ऊबड़ खाबड़ जो है ऐसी भूमि देखने को मिलेगी। तो ऐसी कुछ जो भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनका ऐसा कुछ मानना है कि जो कृषि है, कृषि की अस्थिरता के रूप में जो वहाँ की भूमि है वो उपजाऊ नहीं हो पाती है, और भूमि में काफ़ी असमानता भी पाई जाती है। ये तर्क दिया जाता है कि खेती की व्यवस्था के तहत मकान मालिक और जो किराएदार हैं ये आदि दौरबाद से सभी उत्पादन खर्चों का वहन किया जाता है। यानी जो किराएदार हैं उनमें निवेश योग्य संसाधनों की कमी होती है और कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। आपने देखा होगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गांव में, या जहां आप रहते हैं वहां पे जो किसान होते हैं उनके पास पूंजीकरण का बड़ा अभाव होता है। कृषि में निवेश करना अन्य वेंचरों में निवेश की तुलना में कम लाभदायक होता है। अन्य क्षेत्रों में निवेश कृषि की बजाय उच्च रिटर्न देने वाले सिद्ध भी होते हैं। परिणाम स्वरूप जो कृषि है इसमें निवेश में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं हो पाती है, और पूंजीकरण ना होने के बाद वो अपनी कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत कम करते हैं, जिससे इस क्षेत्र का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आगे बात करते हैं प्रभावी नीतियों का अभाव। प्रभावी नीतियों के अभाव में भारत में कृषि से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास के बावजूद भी भारत में कोई सुसंगत कृषि नीति अभी तक नहीं आ पाई है। भारतीय कृषि में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि के मुद्दे को लेकर एक सुसंगत कृषि नीति पर व्यापक समझौते की आवश्यकता भी है। राजनीतिक
और आर्थिक दोनों कारणों से पिछले कुछ दशकों में भारतीय राज्यों द्वारा व्यापक आधार पर कृषि कार्यों की उपेक्षा की गई है। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत की तरह अधिकांश विकासशील देशों ने अपने कृषि क्षेत्र में कई संरचनात्मक विकास को नज़रअंदाज भी किया है। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से भारत ने अपने कृषि विकास के वानस्पतिक और साथ ही अपने औद्योगिक विकास पर अधिक ध्यान भी केंद्रित किया है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की सही उपयोग का अभाव। कि आपने देखा होगा प्राकृतिक संसाधनों का जो अपने देश में यानी भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कई तरीके से अभाव होता है। इसके कई सारे दुष्परिणाम भी भारत को देखने को मिलते हैं। जैसे जब खेती की बात आती है तो इस क्षेत्र के लिए भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित भी अभी तक नहीं किया है। मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बहुत कम प्रयास किया गया है। महाराष्ट्र और अन्य जगहों में प्रवास की कहानियों और गंभीर जल संकट से स्थिति को गंभीरता स्वतंत्र स्पष्ट हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है विमुद्रीकरण का प्रभाव। इसका क्या मतलब है? तो कृषि में तनाव की घटनाओं का दिखाई देना मुख्य कारण विमुद्रीकरण है। इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादों की कमी आई थी। नकद कृषि क्षेत्र में लेन देन का प्राथमिक तरीका है जो भारत के कुल उत्पादन में 15% योगदान देता है। इनपुट आउटपुट चैनलों के साथ साथ मूल्य और आउटपुट फीडबैक प्रभावों से कृषि प्रभावित होती है। बिक्री के साथ परिवहन, विपणन और थोक केंद्रों या मंडियों के लिए तैयार माल का वितरण मुख्य रूप से नगद लेन देन पर ही आधारित है, जो कि कृषि में पूर्ण रूप से सुचारू नहीं चल पाता है। इसके अतिरिक्त विमुद्रीकरण के कारण आपूर्ति की श्रृंखला में गिरावट, व्यापार के बकाया को नकदी के बजाय कम राजस्व के रूप में दिखाया जाना और सीमित पहुंच वाले बैंक खातों में जमा करने जैसे अवरोधों की वजह से कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। बात करते हैं कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप के बारे में। तो भारत में मूल्य नियंत्रण पर कई प्रतिबंध हैं। उन प्रतिबंधों से भारतीय कृषि को मुक्त किया जाना चाहिए। अब कौन कौन से ये प्रतिबंध हैं, इनके हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इन प्रतिबंधों के अलावा अस्थिर कीमतों, कृषि उत्पादों के आंदोलन पर प्रतिबंध, वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर कुछ सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता भी है। कई विशेषज्ञों का मानना है इस संकट का समाधान राज्य नियंत्रण की व्यवस्था को खत्म करने से कुछ हद तक हो सकता है। आगे बात करते हैं कुछ सिंचाई सुविधाओं के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सिंचाई की वीडियो में पूरा डिटेल से भारत में सिंचाई के बारे में बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक में दे दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी सिंचाई का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं भारत के कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में सरकारी आंकड़े में शायद ही अभी कोई वृद्धि दिखाई गई हो। कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 63 मिलियन हेक्टेयर है भारत में और देश में बोया हुआ कुल क्षेत्रफल का केवल 45% ही है। इसके अलावा जो सिंचाई की भारत में व्यवस्था है वो नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से लोग जलवायु और मौसम के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। हाल के वर्षों में असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं में कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन 2004-05 में प्रमुख मध्यम और लघु सिंचाई में वास्तविक सार्वजनिक निवेश में 235 अरब रुपए से लेकर 2013-14 में 309 बिलियन तक भारी वृद्धि के कारण ये नगण्य भी लगता है। भारत ने अभी तक जो प्रमुख परियोजना है इनमें अपने पूंजीगत व्यय में 3.5 गुना तक वृद्धि भी की है, जबकि छोटी सिंचाई में निवेश केवल 2.5 गुना ही बढ़ा है। सिंचाई क्षेत्र में बनी स्थिरता से इस क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश और इसकी दक्षता पर सवाल भी उठते आए हैं। सिंचाई क्षेत्र में विकास के लिए इन बातों पर गौर करना भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आगे देखते हैं, अगर हम सरकारी आंकड़े उठाएं तो सरकारी आंकड़ों से ये पता लगता है कि मध्यम और बड़े सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में छोटी सिंचाई परियोजना के लिए सार्वजनिक व्यय में बनाई गई सिंचाई क्षमता का अनुपात काफ़ी अधिक है, जबकि छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर नीति निर्माताओं द्वारा कम ध्यान दिया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कुओं, बाढ़ नियंत्रण और सूखे की कमी के रिचार्जिंग के लिए छोटी सिंचाई परियोजनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं शुष्क उर्वरक उद्योग के बारे में। अब इसमें क्या है, तो पिछले 15 वर्षों में भारत में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ है। कुछ यूरिया निर्माता भी अपना शटर डाउन करने की गंभीरता से सोच रहे हैं, यानी यूरिया के जो निर्माता हैं वो अपने जो उनका प्रोडक्शन है उसको बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उस समय है जब दुनिया में उर्वरकों की मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है, लेकिन आजकल निर्यात की बजाय आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादन काफ़ी हद तक स्थिर बना हुआ है। इसका मुख्य कारण
भारतीय उर्वरक नीति में व्यापक समस्याएं हैं। इस उद्योग में अवैतनिक उर्वरक सब्सिडी यानी 40,000, इसका जो बिल आया है वो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया है। एवं इस वित्त वर्ष के अंत तक 48,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना भी इसके बारे में जताई जा रही है। उर्वरक सब्सिडी के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वर्ष दर वर्ष बकाया की राशि बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत उपभोग के लिए लगभग 1/3 नाइट्रोजन का आयात भी करता है, जबकि तुलनात्मक रूप से 2000 से लेकर के 2001 में इसके 10% से भी कम आयात में अभी हमें कमी देखने को मिली है। आगे मानसून पर निर्भरता, इसके बारे में जानते हैं। भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले में मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मानसून पर डिपेंड होता है। खराब मानसून के कारण खेती पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान भी इससे उठाना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन और उपज में भी उत्पन्न होती है। अधिकांश कृषि राज्यों में मानसून पर निर्भरता के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन किसानों को बिना किसी फायदे के करना पड़ता है। आगे बात करते हैं किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता के बारे में। भारत में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, इसको मजबूत किया जाना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या छोटे और सीमांत किसान FPO से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं? इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि जो छोटे किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसान हैं, जिनके पास पूंजीकरण की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिनका विमुद्रीकरण सबसे कमज़ोर है, उनके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट उपाय कर रही है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे जो किसान के उत्पादक संगठन हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए। FPOS द्वारा दूध सहकारी समितियों से सबक सीखा जाना चाहिए। मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए कमोडिटी विशिष्ट FPOs को प्रोत्साहन दिया भी जा सकता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे स्वरूप दालों के लिए FPO बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य के। अन्य तत्वों में हमारे सबसे पहले भारत के पास विश्व की कुल भूमि का 2.4% है, ये आप जानते हैं। इंडिया का जो क्षेत्रफल यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है विश्व के कुल क्षेत्रफल के कंपेयर में। वर्षा का 1% ये भारत में उपलब्ध है। 0.5% वन, 0.5% चारागाह भारत में है, जिस पर विश्व की 16.7% आबादी तथा 15.2% पशुधन है। आप सोच सकते हैं इतना कम एरिया होने के बाद भी विश्व का लगभग 15.2% पशुधन भारत में है और इनके अलावा 16.7% की आबादी भी भारत में, जबकि क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2.4% ही भारत में विश्व का कुल क्षेत्रफल है। देश की कुल जनसंख्या का 72.2% हिस्सा आज भी भारत के दूर दराज क्षेत्रों में बसे लगभग 5.62 लाख गाँव में निवास करता है। इसके अलावा भारत में 140.3 मिलियन हेक्टेयर निबल बुआई क्षेत्र है, जो पिछले एक दशक से मामूली खट बढ़ के साथ स्थिर है। देश में कुल 12.73 करोड़ काश्तकार तथा 10.68 करोड़ कृषि श्रमिक संलग्न यानी कार्यरत हैं। आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। कुछ काश्तकारों में 81.90% यानी 90 सीमांत एवं लघु किसान हैं, जिनकी जोत का औसत आकार क्रमशः 0.39 हेक्टेयर, इसके अलावा 1.41 हेक्टेयर है। इनका जोत क्षेत्र कुल जोत क्षेत्र का मात्र 39% ही है, जबकि 18.1% मध्यम एवं बड़े किसानों के पास 61% जोत क्षेत्र हैं। विश्व में सबसे अधिक कुल सिंचित क्षेत्र 85.8 मिली हेक्टेयर क्षेत्र के बावजूद लगभग 58% खेती आज भी वर्षा पर भारत में डिपेंड रहती है। कुल मिलाकर भारत 48.5 करोड़ की विशाल पशु संपदा के साथ विश्व में भैंस पालन में प्रथम, गाय पालन में द्वितीय, भेड़ एवं बकरी पालन में क्रमशः चौथे एवं तीसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत जो है ये भैंस की पालने में प्रथम है, गाय के मामले में द्वितीय नंबर पे है, भेड़ के मामले में चौथे नंबर पे, और जबकि बकरी पालन में भारत तीसरे नंबर में विश्व भर में है। मुर्गी पालन में भारत को 5वां स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मछली पालन के क्षेत्र में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है और आज विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भी भारत ही कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इतना फैक्ट याद रखना है क्योंकि भारत में संसाधन की काफ़ी कमी है। इनके अलावा भी भारत काफ़ी हद तक दुनिया के और देशों के मुताबिक बेहतर
पोजीशन पर है। आगे बात करते हैं भारतीय परिवेश और वास्तविकता के बारे में। तो सीमांत एवं लघु किसानों के लिए पशुपालन फार्म क्षेत्र के इतर रोजगार एवं आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा लघु स्तर की एक डेयरी में प्रति 30 लीटर दूध उत्पादन एक आदमी को रोजगार उपलब्ध होता है तथा प्रत्येक 100 लीटर दूध की संग्रहण, प्रसंस्करण और बाजार में बेचने से लगभग 7 आदमी के लिए रोजगार सृजित होता है। ये तमाम घटकर जो ये कंपोनेंट होते हैं, इनके साथ मिलकर विश्व की विशालतम भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं घरेलू साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में निरंतर गिरावट के बावजूद वर्ष 2007-8 तथा 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्रमशः 17.8% और 17.1% यानी 12.59% खेती और पशुपालन 5.21% बना हुआ है, जिसमें देश के कुल कार्यबल के 58.2% हिस्से को रोजगार प्राप्त है। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि, किसान और गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हो रही है। और इस तथ्य से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि देश में चतुर्दिक विकास भी हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। यानी इतनी सारी संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता न होने के कारण भी भारत देश में चतुर्दिक विकास कर रहा है। 20वीं सदी की भारतीय जो हरित क्रांति थी, इसने राष्ट्र को खाद्यान्न 8 उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत नींव भी रखी है। इसके अलावा तमाम ज़्यादा बातों के मध्य 21वीं सदी में भारत की जो कृषि व्यवस्था है ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। यानी भारत में जो कृषि है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। परंतु ये बात भी उतनी ही सच है कि कृषि, किसान और गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं कृषि दशा सुधारने की दिशा में जो योजनागत, गैर योजनागत प्रयास किए गए हैं उनके अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। यानी इसके लिए सरकार को और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। वार्षिक कृषि वृद्धि दर में कमी, कृषि क्षेत्र आय में गिरावट और कृषि में घटता वास्तविक पूंजी निवेश, इसके अलावा विपरीत कृषि व्यापार शर्तें, उत्पादन और उत्पादकता में स्थिरता या फिर गिरावट आज भी भारतीय कृषि को पहचान बने हुए हैं। जबकि जो अर्थशास्त्री हैं इनके और योजनाकारों का मानना है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं बहुत सोच विचार के बाद सही ढंग से बनाई गई हैं और वित्त विशेषज्ञ मानते हैं कि योजना के क्रियान्वयन के लिए धन भी पर्याप्त हो रहा है। प्रश्न उठता है तो फिर कमी कहाँ आ रही है? सही बात है, अगर इतनी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारे पोर्टल चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इतनी सुचारू रूप से गवर्नमेंट कार्यरत है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है, किसान की आय इतनी दिन ब दिन नीचे क्यों गिर रही है? और यही प्रश्न ये भी उठता है जिसका जवाब तलाशना भारतीय कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अनिवार्य हो गया है। यानी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, कृषि की कंडीशन कैसी चल रही है, इसके बारे में आप बताइए। आपके जो आपका इकोसिस्टम है, आप जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ की कृषि की कंडीशन क्या है, आप उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका के मध्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसमान चूमती खाद्यान्न कीमतों के कारण एक बार पुनः कृषि भविष्य की योजनाओं के केंद्र में है। यानी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसान जितनी पूंजी लगाता है, शायद अगर आपने देखा होगा कभी मौसम बिगड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी बारिश हो जाए, तो उस वजह से वो अपनी पूंजी को भी कृषि से नहीं निकाल सकता है। और अगर इसी तरीके से चलता रहता है तो कहीं ऐसा भी आपने देखा होगा कई केस ऐसे होते हैं जब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये तब आता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कहीं ना कहीं महंगाई बहुत आगे है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन अधिक न होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को आत्महत्या करना उनकी मजबूरी पड़ जाती है। इसके अलावा वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में भारतीय कृषि भी अछूती नहीं है। भारतीय बाजारों में बेकाबू होती खाद्यान्न कीमतों में कृषि विशेषज्ञों में योजनाकारों के माथे पर बल डाल दिए गए हैं। पहले जो कृषि है ये सिर्फ मानसून के साथ एक जुआ मानी जाती थी, लेकिन आज मानसून एवं बाजार के साथ एक जुआ हो गई है, क्योंकि बाजार में महंगाई सबसे अधिक हो चुकी है, जिसमें सीमांत एवं लघु किसान दांव पर हैं। स्पष्ट कर दें, कृषि उत्पादन यानी खेती, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन इत्यादि एक जटिल एवं सजीव व्यावसायिक क्रियाकलाप गतिविधि है जिसके ऊपर हवा, बिजली, पानी, गर्मी, ठंड, वर्षा तथा अन्य जलवायु उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव केवल कृषि क्षेत्र में जितने भी रोजगार पाने वाले कृषि हमारे
जो भी कृषि श्रमिक हैं उनके ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जब वर्षा होती है या फिर जब मौसम बिगड़ता है, अचानक बिजली, अचानक हवाएं, कभी कभी मानसून बदलने के कारण पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती है, और जिससे कि जो कृषक होते हैं उनकी आय पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। अर्थात बुआई से पूर्व एवं उत्पादन का मूल्य हाथ में आने तक जोखिम ही इसमें भरा रहता है। सभी उत्पादन आगत उपलब्ध होने के बावजूद कृषि उत्पादन की एक सीमा है और इसे एक झटके में 2-4 गुना नहीं बढ़ाया जा सकता है, जबकि औद्योगिक उत्पादन का निर्जीव व्यावसायिक गतिविधि है जिसकी तुलना कृषि से नहीं की जा सकती है। अतः भारतीय कृषि एक बार निवेश करके बैठ जाने की अनुमति नहीं देती है। इसमें निरंतर नवोन्मेष एवं निवेश की आवश्यकता रहती है, यानी कृषि क्षेत्र में आपको हमेशा निवेश करना होता है। इस तरह भारतीय कृषि एवं समस्याओं का चोली दामन का भी साथ है। कृषि एवं किसानों को लेकर समाज एवं अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग में मिथ्याधारणा व्याप्त है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सहायता यानी सिंचाई, बिजली, पानी, उर्वरक, सब्सिडी, सस्ता कृषि ऋण इत्यादि के कारण देश का राजकोषीय घाटा अनियंत्रित भी रहता है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में रहती है। आगे बात करते हैं, कृषि एवं किसानों पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, परंतु सच ये नहीं है। यथार्थ इसके ठीक विपरीत है। आधुनिक कृषि तकनीक की लागत सघन होने तथा जो कृषि के मशीनीकरण ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि में पहले से व्याप्त मौसमी बेरोजगारी की समस्या को और गंभीर बना कोड़ में खाज की स्थिति पैदा करती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यहाँ सिर्फ सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि ऋण पर चर्चा करेंगे, जिसका सीधा संबंध कृषि फॉर्म आय तथा बैंक ऋण के वसूली से है। फसलों के न्यूनतम उत्पादकों, किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ विचारणीय तथ्य ये है कि उत्पादक के लाभ की कीमत पर उपभोक्ता का ध्यान रखना किसान की आय को सीधा प्रभावित कर रहा है, और इसके अलावा दोनों चीज़ें एक साथ नहीं भी हो सकती हैं। स्पष्ट है, कृषि के नाम पर घोषित सब्सिडी का सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता है, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल है। किसान तो सिर्फ इसका माध्यम है। इसके अलावा ये सिर्फ कृषि एवं दुग्ध उत्पादकों के साथ ही हो पाता है। आगे बात करते हैं, कृषि में तो गैर कृषि और औद्योगिक उत्पादों में उपभोक्ता का ध्यान रखने की कभी चर्चा नहीं की जाती है, जो अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं। इसके लिए बाजार का हवाला दिया जाता है। भारतीय कृषि को पूरी तरह से बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता है। इसमें सीमांत एवं लघु किसानों के लिए लाभ कम भविष्य की चुनौतियां तथा जोखिम ही जोखिम शामिल, इसके बारे में मैंने आपसे बताया। अक्सर ये भी दावा किया जाता है कि न्यूनतम जो सघन मूल्य है इसमें सामान्यतः लाभदायी रहता है और लगान की अपेक्षा काफ़ी अधिक रहा है। इसके अलावा जो लागत लगती है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर हम आर्थिक समीक्षा की बात करें 2007 और 2008 के अनुसार भारत सरकार ने ऐसा एक डाटा भी पेश किया था, परंतु डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है और इसकी अंतिम रिपोर्ट के एक अध्ययन के निष्कर्ष सरकार की उपरोक्त दावे की पुष्टि भी नहीं करते हैं। इसके अनुसार भारत के प्रमुख 12 धान उत्पादक राज्यों में सिर्फ 4 राज्यों में ही धान का न्यूनतम सघन मूल्य उत्पादन लागत से कुछ ही अधिक था, यानी शेष 8 राज्यों में धान की उत्पादन लागत जो मूल्य है इससे अधिक नहीं, यानी ये न्यूनतम है। और गेहूं के मामले में सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य रहा था जहां पे घोषित न्यूनतम सघन का जो मूल्य है वो गेहूं की उत्पादन लागत से केवल 16 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। ये आपको याद रखना है, यानी केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पे अपनी न्यूनतम की जो उसकी पूरीकरण की कीमत है उससे 16% अधिक हो गया था। अर्थात अधिकांश राज्यों में धान एवं गेहूं की खेती किसानों के लिए काफ़ी घाटे का सौदा भी रहती है। नाबार्ड के आर्थिक विश्लेषण एवं शोध विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं हरियाणा में गन्ना उत्पादन लागत पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में गन्ने की खेती आर्थिक रूप से लाभदायक उद्यम नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। उत्पादन लागत में किसानों के पारिवारिक श्रम को शामिल किए जाने के बाद गन्ना की उत्पादन लागत किसान को मूल्य वाले जो उसके मिलने वाले मूल्य हैं उससे भी अधिक थी। ये आपको याद रखना, ये काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं। कुछ इसी तरह की चेतावनी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने वर्ष 2008-9 में अपनी एक रिपोर्ट में दी थी कि यदि गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो इसकी कुल बुआई क्षेत्र में कमी आ जाएगी। और ये तो उदाहरण भर है। आलू, प्याज, लहसुन और अन्य बागवानी उत्पादकों की स्थिति
काफ़ी कमाबोश रही है। डॉक्टर अभिजीत सेन के फसल लागत और प्रक्षेत्र आय एक सहस्त्राब्दी अध्ययन के निष्कर्ष भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि करते हैं। इसके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रति वर्ष हेक्टेयर वास्तविक फॉर्म व्यवसाय आय की वृद्धि 80 के दशक में 3.21% की तुलना में 90 के दशक में 1.02% रह गई है। बात करते हैं कुछ वर्तमान उपाय के बारे में, यानी वर्तमान उपाय में कितने उपाय कारगर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो उपर्युक्त अध्ययनों के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि घोषित तमाम राज्य सहायता एवं कृषि सुविधाओं के बावजूद खेती लाभदायक व्यवसाय नहीं है। यही कारण है कि कृषक एवं गैर कृषक वर्ग के बीच आर्थिक असमानता की खाई गहराती जा रही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घोषित कृषि सहायताओं एवं सुविधाओं को समाप्त करने के बाद जैसा कि समाज एवं अर्थशास्त्रियों की एक वर्ग सोचता है कि कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतें एवं किसानों की हालत क्या होगी, इनकी कल्पना क्या की जा सकती है। जब कृषि व्यवसाय से अर्जित शुद्ध लाभ नहीं होगा तो भविष्य की प्रगति, नवोन्मेष एवं खेती के प्रति युवाओं का आकर्षण खुद ब खुद बाधित हो जाता है। आगे बात करते हैं। 21वीं सदी की बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में फॉर्म आय में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक दुग्ध उत्पादन व्यवस्था का प्रश्न है तो ये सच है कि भारत में दुग्ध की कीमत इंडिया की किसी भी ब्रांडधारी पानी की कीमत से कहीं कम है। यानी आपने देखा होगा, अगर कोई अच्छा ब्रांड का वाटर है, अगर हम बात करें नॉर्मल सी, तो उस वाटर की जो कीमत होती है, यानी जो पानी की बोतल की कीमत होती है, वो लगभग 50 से 60 लीटर होती है पर लीटर, 50 से 60 रुपए पर लीटर एक बोतल पानी की होती है, जो ब्रांड वाले पानी के बोतल होते हैं। जबकि आपने दूध की कीमत देखा होगा तो मैक्सिमम 40 से लेकर के 50 रुपए पर लीटर दूध की कीमत होती है। यानी भारत में दुग्ध उत्पादन में अगर देखा जाए तो इसके दृष्टिकोण से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में एक ब्रांडधार पानी की कीमत दूध की कीमत से कहीं ज़्यादा है। जबकि घटते चारागाह और बढ़ती कीमतों के कारण दुग्ध उत्पादन लगातार की जो लागत है उसकी लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी आपने देखा होगा दुग्ध उत्पादन के लिए लागत जो है वो काफ़ी लग रहा है और दुग्ध उत्पादन में कमी हमें देखने को भी मिल रही है। इंडिया में एक मानक कंपनी कैच के पानी की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर है, जबकि भारत में दूध 13 रुपये से 26 रुपये प्रति लीटर कीमत पर कहीं भी उपलब्ध है। और ये तब है जब दुग्ध उत्पादन एक सजीव व्यावसायिक गतिविधि है तथा पानी उत्पादन निकालना एक निर्जीव व्यावसायिक ये धंधा है। आपने देखा होगा पानी तो अगर आप देखें हैंडपम्प आपके यहाँ होगा और हैंडपम्प की उपलब्धता होने के बाद आप पानी कहीं ना कहीं कितना भी पानी आप मिसयूज़ या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूध के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। दूध एक व्यवसाय है और दूध का जो व्यवसाय है वो काफ़ी ज़्यादा निर्बल, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ये कड़ी मेहनत का एक व्यवसाय है और इसमें किसान या फिर जो दूध के जो कृषक होते हैं, जो दूध के मजदूर होते हैं, वो दिन भर अपना खून पसीना इसमें बहाते हैं और तब उन्हें एक निश्चित मात्रा में ही दूध उपलब्ध हो पाता है। स्थिति ये है कि ग्रामीण युवा कृषि व्यवसाय की जगह कोई भी गैर कृषि धंधा अथवा नौकरी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। और सच भी यही है कि भविष्य रहित धंधे में इन्हें कोई रुचि भी नहीं होगी। यानी जो नए युवा वर्ग निकल रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचि है, वो कहीं ना कहीं कृषक से हटकर यानी खेती से हटकर वो या तो प्राइवेट जॉब में या फिर किसी नौकरी में या फिर अपने किसी बिजनेस में उनका दिमाग लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लागत अधिक होने के कारण हमें कृषि क्षेत्र में कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और यह स्थिति भारतीय कृषि के लिए भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। कृषि का बोझ वृद्ध होते हुए कंधों पर बढ़ता जा रहा है। आगे बात करते हैं और भी क्या उपाय सकते हैं, यानी इनके बारे में कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि किसान को उसके उत्पाद या लाभकारी मूल्य कैसे मिले। यानी जो किसान है जब ये उत्पादन करता है तो इसे अपने लाभ का मूल्य कैसे मिले। यानी अगर ये 10 रुपये कीमत लगा रहा है तो हर कोई सोचता है अगर वो 10 रुपये लगा रहा है तो वो कम से कम 15, अगर 20 नहीं कमा रहा तो उसमें 15 का लाभ होना चाहिए। यानी अपने निकालेंगे, अगर 10 की पूंजी है तो उसे कम से कम उसमें 5 का प्रॉफिट होना चाहिए, हर कोई सोचता है। तो सवाल यही उठता है कि किसान को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। इसके लिए तुरंत 3 कदम उठाना जाना जरूरी है। पहला ये है कि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आगतों की कीमतों में कमी करके वहनीय लागत पर किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए और इसके लिए उत्पादक यानी जो किसान होते हैं वो उपभोक्ता के बीच जो बिचौलियों की फौज होती है उसे हटाने की दिशा में कारगर कदम भी उठाए जाने चाहिए। यानी जो उत्पादक होते हैं, जो किसान होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, उनके बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनका कोई काम नहीं होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता मूल्य में उत्पादकों की हिस्सा बढ़ा सकें। और देखा यही जा रहा है कि उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है और विशेषकर कृषि उत्पादकों के मामले में हम इसे देखने को
हमारी जो दृष्टिकोण है इसके मामले में हम इसे देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं 21वीं सदी में खाद्यान्न श्रृंखला के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी कंपनियों के द्वारा कृषि उत्पादों के लिए रिटेल शॉप की नव संस्कृतियों समस्या का भी हल है और खाद्यान्न पदार्थों की बढ़ती कीमतों में इनकी सक्रिय भूमिका की खबरें हैं। तीसरे, कृषि बाजार प्रणाली और व्यवस्था को सक्रिय एवं कार्यकुशल बनाने तथा किसानों के खेतों के पास उत्पादनोत्तर शीत भंडारण की श्रृंखला से आधार संरक्षा में वास्तविक भारी निवेश की जरूरत है। ये आपके साथ माइंड में समझ नहीं आएगा। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ आलू की पैदावारी होती है तो आलू को बाद में पैदावारी के बाद उसे कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और कोल्ड स्टोर जो होता है वो एक किसान के घर से काफ़ी दूर होता है। तो उसी की बात कर रहा है कि जो भंडारण होता है उसे पास में होना चाहिए जिससे कि किसानों को अपनी लागत में उसे ज़्यादा पूंजी न लगाना पड़े, संसाधन में उसे ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और जिससे कि उसे भी लाभ प्राप्त हो सके। इससे व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में भी हो सकें। आगे बात करते हैं, भारत में कृषि को उपलब्ध राज्य सहायताओं एवं सुविधाओं को कृषि में निवेश समझना भारी भूल होगी। कृषि को प्राकृतिक आपदाओं एवं उत्पादन जोखिम की सुरक्षा करने तथा कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने की दिशा में तुरंत कदम भी उठाने होंगे और ये तभी संभव है जब ग्रामीण एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मानक एवं समान सुविधाएं गाँव में वहनीय लागत पर आसानी से उपलब्ध होगी और इसके लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास को रणनीति को 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। आगे बात करते हैं वर्तमान रणनीतिक समीक्षा, यानी वर्तमान में क्या रणनीति चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। कुल मिलाकर अब तक की रणनीति भारतीय किसानों के पक्ष में नहीं रही है। जाहिर है जब किसान को अपने उत्पाद का लागत से कम अथवा उसके बराबर के मूल्य ही मिलेगा तो वो कृषि ऋण की अदायगी कहाँ से करेगा। आपको रखना है यदि कोई भी किसान ऋण चुकता कर भी देता है तो अन्य सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें उसे कहाँ से पूरी होगी। इसके अलावा संस्थागत कृषि ऋण उपलब्धि कराते समय अक्सर इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि अभावग्रस्त किसान को उत्पादन आगतों के अलावा जो फसल बुआई से लेकर उत्पाद का मूल्य हाथ में आने तक विभिन्न स्तरों पर कार्यशील पूंजी की बराबर ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसान कर्ज और कर्ज गैर संस्थागत सूत्रों से लेगा, यानी किसान कर्ज जो है वो किसी जैसे बैंक हो गया फिर किसी और से जाके वो कर्ज लेगा जिससे कि आर्थिक अभाव से दुष्चक्र का निर्माण हो जाता है और अंत में उसे कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और यही दुष्चक्र है कि जिसको तोड़ना योजनाकारों एवं केंद्रीय बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए आगे बात करते हैं कुछ बैंकों के बारे में। आगे कुछ और फैक्ट हैं, आप काफ़ी बोर हो गएंगे। बात करते हैं थोड़ा सा ऋण सुविधा के बारे में। तो निसंदेह बहु एजेंसी दृष्टिकोण पर आधारित भारतीय कृषि, ये देखिए तो यहाँ थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। जैसे कि मार्च 2009 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 20,058 शाखाएं, 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11,632 शाखाएं और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं जिनमें कि 1,06,384 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और 12,991 शाखाओं के साथ 370 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, 962 शाखाओं के साथ 30 राज्य सहकारी बैंक कृषि हेतु लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण प्रदान कर रहे थे। आगे बात करते हैं, ये फैक्ट है, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ में इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है कृषि के क्षेत्र में, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं पर जागरूकता की कमी को वित्तीय अपरजन, निष्कासन एवं कृषि ऋण के दुरुपयोग का मुख्य कारण मानते हुए वित्तीय समावेश एवं सख्तता को बढ़ाने हेतु काफ़ी ज़्यादा, देखिए बहुत हो गया, नॉर्मल सी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, कई सारी योजनाएं, कई सारे पोर्टल लॉन्च किए हैं जिसके तहत 31 मार्च 2009 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लगभग, ये डाटा है 2,98,49,178 निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा लगभग 31,24,101 तथा विदेशी बैंकों द्वारा 41,482 नौ फ्रिल खाते खोले जा चुके हैं। अब जो फैक्ट हैं इनको आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ में फैक्ट को पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप बोर ना हो। देखिए आगे कुछ भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका के बारे में है तो आप पीडीएफ पा सकते हैं। पीडीएफ के लिए नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को जान सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।